नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। एक नजर डालेंगे दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। तो बता दें कि अफगानिस्तान में अब औपचारिक रूप से तालिबान राज शुरू होने जा रहा है। भयंकर हिंसा और खौफ के बीच 20 साल बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में एक बार फिर से वापसी कर ली है। अब इस नई सरकार की दुनिया के प्रति क्या रणनीति होगी, इसके दूसरे देशों संग रिश्ते कैसे होंगे, और इस पर अब तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद का एक जवाब सामने आया है। उन्होंने चीन को अपना सबसे बड़ा साथी बता दिया है। बर्बादी की कगार पर खड़े अफगानिस्तान को फिर से एक बार खड़ा करने की जिम्मेदारी तालिबान चीन को सौंप सकता है। इस बारे में प्रवक्ता ने एक न्यूज पोर्टल को जानकारी देते हुए बताया कि चीन हमारा सबसे महत्वपूर्ण साथी रहा है। यह हमारे लिए भी एक सुनहरा मौका होने जा रहा है। चीन हमारे देश में निवेश करके फिर से इसे खड़ा कर देगा। तर्क ये दिया गया कि अफगानिस्तान के पास बड़ी तादाद में कॉपर माइंस हैं और ऐसे में चीन अगर उन्हें फिर से सक्रिय कर दे और समय के लिहाज से मॉडर्न बना दे तो यह देश के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। अब आने वाले दिनों में चीन और तालिबान की एक ऐसी साझेदारी देखने को मिल सकती है जिस वजह से भारत की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। दरअसल एक तरफ तालिबान चीन से मदद की आस लगाए बैठा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो चीन के हर उस प्रोजेक्ट को समर्थन भी दे रहा है जिसका भारत खुलकर विरोध करता है। बिहार की राजधानी पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर के विस्तार के लिए अब सरकार से जमीन की मांग की गई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस बाबत नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पार्टी ऑफिस के बगल वाली 14,000 स्क्वायर फीट की जमीन आरजेडी को सौंपने की मांग की है। इससे पहले मार्च महीने में उन्होंने भवन निर्माण विभाग को इस बाबत एक पत्र भी लिखा था, लेकिन उनकी मांग को उस समय खारिज कर दिया गया था। हाल ही में आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पार्टी की इस मांग पर असमर्थता जताई थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को साफ तौर पर कह दिया है कि जमीन देना संभव नहीं है। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए भी नीतीश कुमार ने आगे बताया कि वो क्या बोलते हैं ये वो ही जाने, ये सब उन्हीं से जाकर पूछिए। आज तक जो सभी पार्टियों को जमीन दिया गया है वो 2006 के बाद इंतजाम जो किया गया ये सबको मालूम है। उन्होंने कभी किसी पार्टी को जमीन नहीं दी। अब बिग बॉस सीजन 13 सिद्धनाज के लिए सिर्फ एक गेम शो नहीं था, बल्कि सिद्धार्थ और शहनाज की जिंदगी का एक सबसे अहम पड़ाव था। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी ने शो में अपने रोमांस के साथ सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। शो समाप्त होने के बाद भी वो दोनों काफी समय एक दूसरे के साथ थे और सिद्धार्थ ने अपनी अंतिम सांस भी शहनाज की गोद में ही ली। किसी प्रियजन की मृत्यु वैसे भी एक आसान समय नहीं होता, और जब वो कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप सच्चा प्यार करते हो तो दुख होना लाजमी होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा ही कहा जा रहा है शहनाज के बारे में। शहनाज की गोद में सिद्धार्थ ने अंतिम सांस ली थी, जिसके बाद से ही शहनाज पूरी तरह से टूट चुकी है। राहुल महाजन ने भी बताया कि जब उन्होंने शहनाज को देखा तो उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। शहनाज को जो सदमा सिद्धार्थ के जाने का लगा है वो किसी से छुपा नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहनाज, ये तस्वीरें जो हैं शमशान घाट के बाहर की हैं, जहां पर शहनाज शमशान घाट के अंदर जा रही थी, लेकिन इस दौरान शहनाज बिल्कुल बेसुध थी। शहनाज के भाई उन्हें लेकर कार में लेकर वहां पहुंचे थे और देखा यह भी गया कि शहनाज एम्बुलेंस के पीछे भी सिद्धार्थ का नाम चिल्लाते हुए नजर आई हैं। बता दें सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस खूब वायरल हो रही हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि शहनाज एम्बुलेंस की ओर दौड़ती हुई सिद्धार्थ चिल्लाती नजर आई। वो पहले उनका नाम चिल्लाती हैं और फिर एम्बुलेंस की ओर दौड़ती हैं। शहनाज जब सिद्धार्थ की कार के शमशान घाट में अपने भाई शाहबाज के साथ जा रही थी तो वो बुरी तरह से रोती हुए भी दिखाई दी। लगातार रोने के कारण उनकी आंखें सूज चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल प्रेम के रिश्ते में थे। दोनों की लव स्टोरी बिग बॉस से ही शुरू हुई थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पिछले साल दिल्ली में हुए हिंसा मामले में जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली के करकटुमा कोर्ट में सुनवाई की गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान उमर खालिद के वकील त्रिदीप पायस ने दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जांच अधिकारी ने चार्जशीट ऐसे तैयार की है जैसे कोई फिल्म या फिर सीरियल की स्क्रिप्ट लिखी हो। साथ ही बिना किसी पुख्ता सबूत और गवाह के उमर को आरोपी बना दिया गया है।
उमर खालिद के वकील ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने उमर को आरोपी बनाने के लिए जिस न्यूज क्लिप को आधार बनाया है, उस न्यूज चैनल के पास भी पूरा वीडियो मौजूद नहीं है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में उमर के खिलाफ जिन भी आरोपों का जिक्र किया है, उनमें किसी भी सूरत में यूएपीए के तहत मामला नहीं बनता है। उमर खालिद के वकील ने दलील देते हुए आगे बताया कि नागरिकता संशोधन एक्ट यानी सीएए के खिलाफ किसी एक समुदाय ने प्रदर्शन नहीं किया था, बल्कि इसको लेकर प्रदर्शन पूरे देश भर में हुआ। दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट दायर की है, उसमें भी उमर के खिलाफ सीधे तौर पर कोई गवाह या सबूत मौजूद नहीं है। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान आज अपनी सरकार की घोषणा कर चुका था, लेकिन इस बीच अब आपको बता दें कि फिलहाल के लिए इस घोषणा को कल तक के लिए टाल दिया गया है। इसमें आपको बताते चलें कि जाने पहचाने चेहरे भी इस सरकार की जो नई गठन किया जा रहा है उसमें शामिल हो सकते हैं। तालिबान की सरकार में प्रधानमंत्री भी होगा और राष्ट्रपति भी। पीएम पद के लिए फिलहाल तालिबान के वरिष्ठ नेता अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला उमर के बेटे याकूब का नाम सबसे ज्यादा सामने आया। और इसी बीच अब मुल्ला बरादर इस सरकार में शेर मोहम्मद सनातकीजाई का नाम भी सामने आया, जो कि नेतृत्व कर सकता है। माना यह जा रहा है कि उन्हें भी कोई बड़ा पद मिल सकता है। तो वहीं फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान ने कल तक के लिए सरकार का गठन टाल दिया है। इस सरकार में फिलहाल किसी भी महिला की कोई जगह नहीं होगी। ऐसे में आपको बता दें कि एएफपी के मुताबिक तालिबान सरकार में किसी भी महिला को कोई भी बड़ा पद देने का कोई इरादा सामने नहीं आया है। बरादर का ताल्लुक जहां इस संगठन के राजनीतिक धड़े से है, वहीं याकूब तालिबान के धार्मिक और वैचारिक मुद्दों को देखता है। और देश में अभी भी कई राज्यों में किसानों का विरोध प्रदर्शन काफी तेजी के साथ जारी है। मांगे सबकी भले ही अलग हैं, लेकिन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी और पुलिस के खिलाफ उनका गुस्सा एक समान दिखाई दे रहा है। अब नोएडा सेक्टर 5 स्थित हरौला चौक से विरोध कर रहे कई किसानों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 1 सितंबर को नोएडा के 81 गांव के सैकड़ों किसान प्राधिकरण के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे थे। उस समय उनकी तरफ से मांग की गई थी कि प्राधिकरण उनके घरों का अधिग्रहण ना करे। वो ये सब भी कहा गया था कि प्रशासन द्वारा जिस कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर दिया गया है, उसे फिर से चालू किया जाए। लेकिन उस समय विरोध कर रहे किसानों की पुलिस संग नोकझोंक हो गई थी, जिस वजह से कई किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया था। केरल में कोरोना की स्थिति हर बीते दिन बद से बदतर होती जा रही है। रोज 30,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं और इन बिगड़ती परिस्थितियों के बीच अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुना दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब 11वीं की प्रत्यक्ष परीक्षा पर रोक लगा दी गई है। आपको बताते चले, कोर्ट ने कहा है कि राज्य में कोविड संक्रमण की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है और ऐसे में फिजिकल तौर पर परीक्षा के लिए छात्र को खतरे में नहीं डाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खानविलकर और जस्टिस हृकेश राय ने बताया है कि जब स्थिति खराब है तो ऐसा जोखिम लेने की जरूरत क्या है। जस्टिस राय ने आगे कहा है कि मैं तो केरल हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा हूं, पर मुझे पता है कि केरल में बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां संक्रमण के बढ़ते आंकड़े हैरान करने वाले हैं। जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि पहले केरल में 11वीं की परीक्षाएं 5 सितंबर से शुरू होने जा रही थी। इन्हें 1 हफ्ते तक चलना था, लेकिन अब जब कोरोना की स्थिति भयावह हो गई है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परीक्षाओं को 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि केरल सरकार द्वारा वर्तमान स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। कहा यह भी जा रहा है कि रोज 35,000 मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जोखिम लिया गया। और यूपी के फिरोजाबाद जिले में डेंगू और वायरल के बुखार से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 47 हो गई है, जबकि जिलाधिकारी ने मामले में लापरवाही बरतने पर 3 डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया है। इसी बीच अब आपको बता दें कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का 11 सदस्यीय दल फिरोजाबाद पहुंचा है।
और इसी दौरान बुखार के कारणों का पता लगाया जा रहा है। हालांकि सदर विधायक मनीष असीजा का दावा है कि मरने वालों की संख्या 61 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर AK सिंह ने गुरुवार को देर शाम बताया कि बुधवार शाम तक 41 लोगों की मौत का आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग के पास मौजूद था। उनके अनुसार देर रात तक 4 और लोगों की मौत हुई, जिसके बाद यह आंकड़ा 45 पहुंच गया। सिंह का आगे ये कहना है कि आज 2 और बच्चों की डेंगू बुखार से मौत हो गई है, जिससे जनपद में अब तक डेंगू और वायरल बुखार से पीड़ित लोगों का मौत का आंकड़ा आज गुरुवार दोपहर तक 47 तक पहुंच गया था। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ अब 18 सदस्यीय चिकित्सीय टीम, 11 सदस्यीय ICMR की टीम ने पीड़ित इलाकों की चिकित्सा सुविधा के साथ साथ बुखार के कारणों का पता लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब आपको बता दें, ICMR की टीम ने कई क्षेत्रों से लार्वा एकत्रित भी किया है, जिसकी जांच की जा रही है और अब तक ICMR की टीम को रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। रिपोर्ट के बाद ही कोई फैसला लिया जा सकेगा।